स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। बरसों पुराने घरों की अपनी एक खामोशी होती है। एक ऐसा सन्नाटा जो दीवारों में कैद रह जाता है और वक्त के बीतने के बाद भी नहीं मिटता। कभी कभी जब उन दीवारों के भीतर अतीत की कोई चीख फंस जाती है तो वह समय गुजर जाने के बाद भी फिर अपना रास्ता खोज ही लेती है। ये कहानी ऐसी ही एक खोई हुई श्रापित डायरी की है जो जहाँ भी जाती है अपने साथ मौत, साया और पागलपन लेकर आती है। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव था, गिरधारीपुर। गांव का ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ा रहता था। वहाँ बस सर्द हवाएं, सूखे पेड़ और टूटी हुई झोपड़ियों का निवास था। राहुल, एक 24 साल का लड़का, अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस गांव में आया था। उसका प्रोजेक्ट था अंधविश्वास और ग्रामीण मनोविज्ञान। दिन भर गांव में घूमने और लोगों से बात करने के बाद शाम को वह एक पुराने छोड़े हुए घर के पास से गुजरा। घर बेहद जर्जर था। छत के लकड़ी के तख्ते हर हवा के झोंके के साथ चरमरा रहे थे। खिड़कियों की जाली टूटी हुई थी और गेट पर लाल रंग में लिखा था, अंदर मत जाना, जो अंदर गया वो लौटकर नहीं आया। राहुल सोचने लगा कि यही तो वो अंधविश्वास है जिसकी वो खोज कर रहा था। अपनी रिसर्च के लिए ये एक अच्छा मौका था। उसने गेट को धकेला। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी। घर के कोने में एक लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। ताले पर जंग लगा था और अलमारी के नीचे कुछ दबा हुआ था, एक काली चमड़ी की पुरानी डायरी। धूल झाड़ने पर कबर पर उभरी हुई उसकी उंगलियों की आकृति उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीले नाखून से कबर को खरोच कर गया हो। राहुल ने उसे उठाया और जैसे ही खोला, अंदर से एक गर्म हवा उसके चेहरे पे लगी, मानो जैसे वो कोई नर्क की किताब हो। राहुल उस रात गांव के ढाबे के ऊपर बने एक छोटे से कमरे में रुका था। कमरे में एक पीली बल्ब की रोशनी थी और खिड़की बाहर खुलती थी जहां रात में सूना मैदान दिखता था। वो उत्साहित था। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था 10 नवंबर 1998। मैं आज पहली बार इस घर में अपनी पहली रात गुजार रहा हूँ। पढ़ाई के लिए मुझे यही कमरा मिला है। माँ कहती है इस घर में कुछ है, लेकिन मुझे अंधविश्वास पे यकीन नहीं। ये बस एक पुराना घर है और मुझे यहाँ अच्छा लगता है। राहुल ने अगला पन्ना पलटा। 11 नवंबर 1998। कल रात एक अजीब सी आवाज़ ने मेरी नींद तोड़ दी। ऐसा लगा कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था और धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा था, साहिल। मैं डर गया, लेकिन जब बाहर देखा तो कोई नहीं था। राहुल ने जैसे ही अगला पेज खोला कि तभी एक जोर का झोंका उसके कमरे की खिड़की से जा टकराया। राहुल चौंक गया। वो उठा, उसने खिड़की बंद की, कुंडी लगाई और वापस बैठ गया। 12 नवंबर 1998। आज मुझे यकीन हो गया, घर में कोई है। रात को मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई सांस ले रहा है, लेकिन जब मैं उठकर बैठा तो कोई भी नहीं था। हालांकि फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। मैं अकेला हूँ, लेकिन घर में आज मुझे अकेला महसूस नहीं हो रहा। राहुल जैसे जैसे ये पढ़े जा रहा था उसे डर लगने लगा था, लेकिन राहुल ने सोचा, लगता है लड़का डरपोक था या उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर लिख दिया है। राहुल ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वहीं से असली डर शुरू होता है। 14 नवंबर 1998। वो आज रात मेरे बिस्तर पर बैठा था। मैंने उसकी सांसों की आवाज़ें सुनी। मुझे लगा शायद कोई चोर होगा, पर जब मैंने टॉर्च जलाई, वो छाया जैसी एक परछाई थी। इंसान जैसी नहीं,
लंबी, झुकी हुई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और जैसे ही उसने गर्दन मेरी तरफ घुमाई, मेरी टॉर्च बुझ गई। राहुल जब ये पढ़ रहा था तो वो साफ देख पा रहा था जैसे उसकी लिखावट साहिल ने कांपते हुए हाथों से लिखी है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे घर के बाहर की हवा और तेज होने लगी थी। ढाबे के ऊपर का कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। उसने डायरी बंद की, लेकिन तभी दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई। राहुल ने देखा 10:10 हो रहे थे। उसे लगा शायद बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका फ़ोन भी अचानक बंद हो चुका था। पूरे कमरे में अजीब सन्नाटा फैल गया कि तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। राहुल का खून जम गया और वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और उसने वहाँ टॉर्च की रोशनी दिखाई, लेकिन कुछ नहीं था। वो वापस मुड़ ही रहा था। खिड़की के शीशे पर धुंधली सी एक आकृति बनने लगी। पहले गोल चेहरा, फिर आंखें, फिर एक लंबी मुस्कान और होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई बिना आवाज़ के बोल रहा हो। राहुल के हाथ से अचानक मोबाइल गिर गया। सुबह होने पर राहुल बीती रात की सारी बातें भूलना चाहता था, लेकिन जब उसने फिर से डायरी उठाई, उसमें एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था जो पिछली रात वहाँ नहीं था। 15 नवंबर 1998। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो वो अब तुम्हारे पीछे है। राहुल ने पन्ना चेक किया। इंक ताज़ा थी, जैसे रात की ही लिखी गई हो, और नीचे एक लाइन और भी थी। मैं अकेला नहीं था, अब तुम भी नहीं हो। राहुल का बदन कांपने लगा। ये पन्ना तो उस डायरी में था ही नहीं, या ये डायरी अपने आप खुद को लिख रही है। वो तुरंत ढाबे वाले के पास गया और पूछा, ये घर किसका था और ये डायरी किसकी है? ढाबे वाले ने वो डायरी देखी और कुछ पल चुप रहा और एकदम से बोला, बाबू उस घर को मत छेड़ो। वहाँ जो लड़का रहता था साहिल, वो 1958 में गायब हो गया। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। राहुल ने फिर से एक बार डायरी वो ढाबे वाले को दिखाई, लेकिन इस बार ढाबे वाला 2 कदम पीछे हट गया। राहुल बाबू, इस डायरी को मत पढ़ो। जो इस डायरी को पढ़ता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तुम पहले इंसान नहीं हो जो इस डायरी को मेरे पास लेकर आया है। 2 लोग इससे पहले भी इसे पढ़ा करते थे और दोनों पागल हो गए, और बाबू एक तो खुद को ही मार बैठा। राहुल इसकी ये बात सुन एकदम स्तब्ध रह गया। बाबू, ये डायरी हर बार उस घर में खुद ब खुद लौट आती है। राहुल ने उसकी बात को अंधविश्वास माना, लेकिन रात होते ही उसे समझ आ गया कि ये डायरी वास्तव में कोई सामान्य डायरी नहीं है। रात के 12 बज रहे थे। राहुल अपने बेड पे बैठा था और हाथ में थी वही डायरी। राहुल सोच रहा था कि इसे वापस उसी घर में फेंक आना चाहिए जहाँ से उसे वो लाया था। तभी अचानक डायरी अपने आप खुल गई। पन्ना अपने आप पलटने लगे और वो पन्ना अपने आप रुक गया। उसमें तारीख थी 16 नवंबर 1998। मेरी आखिरी रात। वो आज मेरे बिल्कुल पास आ गया था। मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी, बदबूदार। वो मुझे दीवार की तरफ धकेल रहा था। फिर उसने कहा, तुम लिखोगे मेरी कहानी और फिर तुम भी गायब हो जाओगे। नीचे एक लंबा काला धब्बा था, जैसे किसी ने पन्ने पर खून से हाथ पोंछा हो। राहुल ने यह पढ़ते ही वो डायरी बंद कर दी और पलंग से उतरकर बाहर जाने लगा कि तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने खिड़की खोली, पर बाहर एक अंधेरा झोंका आया और उसकी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। फिर कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज़ आई। धीरे धीरे वो आवाज़ बिस्तर के किनारे तक पहुंच गई। राहुल पीछे हट गया, उसकी सांसें रुकने लगीं। फिर अचानक एक लंबी काली उंगली वाला हाथ बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। हाथ बहुत लंबा, दुबला, सूखा हुआ,
नाखून लगभग 3 इंच लंबे, काले मुड़े हुए। हाथ ने धीरे से फर्श पर थपथपाया, जैसे किसी को बुला रहा हो। राहुल के पैरों से जान खत्म हो गई। फिर बिस्तर के नीचे से एक चेहरा बाहर झांकने लगा। वही चेहरा जो कल खिड़की पर बना था। आंखें सफ़ेद, चेहरा हड्डियों जैसा, मुंह फटा हुआ और भीतर अंधेरा। और उसने फुसफुसाया, डायरी वापस कर दो, नहीं तो तुम अगला पन्ना बन जाओगे। राहुल चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा इस बार खुल गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खोल दिया हो। अगली सुबह राहुल डायरी लेकर उसी पुरानी हवेली पहुंचा। उसने डायरी घर के बीचों बीच रख दी। जैसे उसने वो डायरी वहाँ पर रखी, वो अपने आप खुल गई। अंदर एक नया पन्ना था, 17 नवंबर। एक नया नाम जुड़ गया। नीचे लिखा था, राहुल। राहुल सदमे में रह गया। ये कैसे संभव है? अचानक हवाएं चलने लगी, घर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। एक छाया, एक बहुत डरावनी सी छाया दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। लंबी, दुबली, झुकी हुई। वो आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श में दरारें पड़ने लगी थीं। राहुल पीछे हटता गया। छाया उसके बिल्कुल पास आ गई, इतना पास कि उसकी सांसें राहुल के चेहरे पे लग रही थीं, बर्फ जैसी ठंडी, सड़ी हुई गंध वाली। और अचानक उसने डायरी उठाई और राहुल की तरफ फिर से बढ़ा दी, जैसे कह रहा हो कि डायरी लेकर जा। राहुल ने डर के मारे डायरी हाथ में फिर से पकड़ ली। तभी घर के अंदर एक जोरदार आवाज़ गूंजी और राहुल वहीं बेहोश हो गया। और जब राहुल अपने शुद्ध बुद्ध में वापस आया तो उसने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ सब कुछ बदल चुका था। वो अक्सर खाली हवाओं को घूरता रहता, रात को किसी से बातें करने लगता जबकि कमरे में कोई नहीं होता। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे बन चुके थे। और एक दिन उस डायरी में फिर से एक पन्ना जुड़ चुका था और उस आखिरी पन्ने में लिखा था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब ये डायरी नए शरीर की तलाश में जाएगी। और उसके नीचे लिखा था, राहुल अब यहाँ नहीं है, और अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो वह तुम्हारी तलाश में है। और इन सभी लिखावट के नीचे एक ताज़ा स्याही में एक उंगली का निशान था। किसका था, किसी को नहीं पता।